हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आज फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम हाजिर हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ इससे पीछे वाले क्वेश्चन को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसमें लिंक के जाके जो पिछले वाले क्वेश्चन का लिंक को जरूर स्टडी करें। और अगर आप इस चैनल पे फिर से नए आते हैं तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो नॉलेजेबल क्वेश्चन इस चैनल पे आपको डेली के डेली मिलते रहते हैं। तो चलिए आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 जो है, ये जो क्वेश्चन है, किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टेप को दिशानुवृत्त मीन्स की क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के लिए, तो जैसे किसी चीज़ में आप चूड़ी निकालने के लिए आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो उस एक बार में, जैसे एक बार आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया तो उसके बाद आधा चक्कर जो है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में क्यों घुमाया जाता है, इसका क्या कारण है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए, धातु के चिप्स टूट जाएं ताकि चूड़ियाँ काटते समय विश्राम किया जा सके ताकि सही चूड़ियाँ काटी जा सकें, या ऑप्शन डी, टेप को केवल दक्षिण दिशा में ही घुमाना चाहिए, मीन्स कि टेप को केवल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमाना चाहिए। तो इसका सही आंसर जो आ जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, धातु के चिप्स टूट जाएं। क्योंकि फ्रेंड किसी छिद्र में चूड़ियाँ काटने के लिए टेप को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्कर जो वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है, जिससे कि धातुओं के चिप्स जो वो टूट जाते हैं। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, हथौड़े का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, मीन्स की फेस के आधार एवं तोल के आधार पर, ऑप्शन बी पिन के आकार और तोल के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी आई के आकार के आधार पर, या ऑप्शन नंबर डी हैंडल की लंबाई के आधार पर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर जो आएगा वो कि ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पिन के आकार एवं तोल के आधार पर। क्योंकि फ्रेंड्स थोड़े का वर्गीकरण जो है पिन के आकार एवं तोल के आधार पर किया जाता है। इसका प्रयोग कील ठोकने, गिट्टी व रॉबर्ट प्लग जो होते हैं उनको ठोकने के चीज़ के साथ दीवार आदि में छिद्र करने एवं लकड़ी को फॉर्मल चीज़ल के साथ कार्य करने के लिए किया जाता है। इस आधार पर इसका उपयोग जो है वर्गीकरण जो है पिन व के आकार व तोल के आधार पर किया जाता है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हेक्सा ब्लेड की लंबाई नापी जाती है। जो आपका हेक्सा ब्लेड होता है उसकी लंबाई किसके द्वारा नापी जाती है, मीन्स की उसकी ब्लेड जो वो जैसे हेक्सा के फ्रेम में जो फिट होता है तो उसमें किसके द्वारा नापा जाता है। तो उसमें ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी, ऑप्शन नंबर बी, दोनों पिन होल्स के केंद्र के बीच की दूरी, या ऑप्शन नंबर सी, दोनों पिन होल्स के बाह्य सिरों के बीच की दूरी, या ऑप्शन नंबर डी, दोनों पिन होल्स के भीतरी सिरों के बीच की दूरी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो आएगा, फ्रेंड्स ये जो मैं राइट आंसर बताने से पहले जो आपको 2-3 सेकंड का टाइम देता है उसमें आप एक क्वेश्चन जो गैस कर लीजिए करें कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही लगता है आपको, फिर मैं उसका राइट आंसर बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी। क्योंकि फ्रेंड्स हेक्सा प्लेट की लंबाई दोनों पिन होल्स केंद्रों के बीच की दूरी नापी जाती है। यह लोहा आदि धात्विक धातुओं को काटने वाली आरी होती है। हेक्सा ब्लेड जो होता है इसमें मुख्यतः एक एडजस्टेबल फ्रेम हैंडल, उच्च इस्पात तथा ब्लेड तथा एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है जिसमें कि ब्लेड्स को कसा जाता है। इसकी लंबाई जो वो 30 सेंटीमीटर तक होती है, 30 सेंटीमीटर तक की होती है, याद रखना है आपने हेक्सा ब्लेड की लंबाई। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है फाइल की लंबाई नापी जाती है, मीन्स की जो रेती होती है उसकी जो लंबाई किस प्रकार से नापी जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, पॉइंट के से टैग तक, पॉइंट से शोल्डर तक, पॉइंट से हील तक, या हील से टैग तक। तो फ्रेंड्स इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट से हील तक। क्योंकि फ्रेंड्स फाइल की लंबाई जो पॉइंट से हील तक की नापी जाती है, सामान्यतः इसकी लंबाई जो होती है 10, 15, 20, 25, 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है, 10 से लेके 35 सेंटीमीटर तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन से देखने के लिए आपको सेकंड क्वेश्चन भी इसमें जो आसानी से एडजस्ट होके मिलता है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, चीजल निर्माण की प्रयुक्त धातु है। चीजल जो होती है जिसको हम लोकल भाषा में छीनी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि किसी जैसे किसी पत्थर वगैरह तोड़ने के काम में आती है, किसी कहीं किसी जगह से जैसे आप
दीवार पे छेद करना चाहते हैं उसके लिए जो चीज़ल का यूज जो वो किया जाता है, तो इसके लिए जो कौन सी धातु की बनाई जाती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, हाई कार्बन स्टील। तो चीजल का निर्माण के लिए प्रयुक्त धातु जो हाई कार्बन स्टील ही है। चीजल की लंबाई सामान्यतः 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। सो फ्रेंड, इन साइजों को आपने हमेशा याद रखना है, 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है। विद्युत कार्य के लिए दो प्रकार की चीजल की आवश्यकता होती है। जो एक इलेक्ट्रिशियन होता है उसके लिए दो प्रकार की चीजल की आवश्यकता होती है। एक जो होती है फार्मल चीजल और दूसरी जो होती है कोल्ड फ्लैट चीजल। इसका प्रयोग विभिन्न के प्रकार की लकड़ियों में माइका सीट तथा पेटिंग को काटने के आवश्यक आकार देने के लिए किया जाता है। जैसे ये मान लीजिए आपकी एक सीट है, उनको स्क्रू फिट करने के लिए जो चीजल का यूज़ किया जाता है, ये एक इलेक्ट्रिशियन में चीजल का काम होता है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उपयोग के पश्चात रेती तथा हेक्सा को डैश। तो इसमें पूछा गया है कि जो जैसे आप काम करने के बाद रेती या हेक्सा फ्रेम को कैसे रखते हैं, कैसे रखा जाना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए है, जल से धोकर रखना चाहिए, ब्रश से साफ करके रखना चाहिए, तेल लगा कर रखना चाहिए, ऐसे ही रख देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर जल से धो के रखेंगे तो उसमें जंग लगने का खतरा रहेगा। ब्रश से ये थोड़ा ठीक लग रहा है, तेल लगा के रखेंगे तो उसमें दोबारा यूज़ करेंगे तो उसमें वो सही से काम नहीं करेगा। अगर ऐसे ही रख देंगे तो वो जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट जो आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी, ब्रश से साफ करके रखना चाहिए। क्योंकि उपयोग के बाद रेती तथा हेक्सा को ब्रश के साफ करने रखना चाहिए। रेती और हेक्सा का प्रयोग करने के बाद ब्रश से साफ करके रखना चाहिए ताकि उसमें जंग या नमी की मात्रा ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, ये फ्रेंड्स एक सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं लेकिन ऑप्शनों में आप उलझे रहते हो। तो आपने हमेशा इन क्वेश्चनों को बारीकी से ध्यान से पढ़ना है तथा ध्यान से याद रखना है। तो बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें कपड़े में लपेट देना चाहिए, उन पर इनेमल पेंट का लेप करना चाहिए, उन्हें प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, या उन पर मोबिल ऑयल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए। अगर हमें उन्हें कपड़ों में लपेट कर रखेंगे तभी इनमें जंग लगने का खतरा लगा रहेगा। अगर उनमें इनेमल पेंट कर देंगे तो फ्रेंड्स, कई इंस्ट्रूमेंट या कई टूल्स ऐसे होते हैं जो कि पूरे बारीक साइज के होते हैं। अगर उनमें हम इनेमल पेंट का यूज़ करेंगे तो उनका साइज जो वो अलग हो सकता है। तो ये भी इसका राइट आंसर मुझे नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी है, उन्हें प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये भी प्रयोग करने की ज़रूरत तो पड़ती ही है। ऑप्शन नंबर डी जो है, उन पर मोबिल है या ग्रीस का महीन लेप लगा देना चाहिए। मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हम देखते हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर इसका भी डी आएगा, क्योंकि बरसात के दिनों में औजार को जंग से बचाने के लिए उन पर मोबिल या ग्रीस का महीन लेप कर देना चाहिए ताकि उससे जंग ना लगे और यूज़ भी वो आसानी से हो सके। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सॉ ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण है। हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सॉ के ब्लेडों की दांतों की सेटिंग क्यों की जाती है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ब्लेड की सुंदरता बढ़ाने के लिए, कटिंग के समय घर्षण को कम करें, अधिक गहराई वाली कटिंग को सरल बनाना है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी, कटिंग के समय घर्षण को कम करना। क्योंकि इसका मुख्य कारण कटिंग के समय घर्षण को कम करना या विद्युत कार्य के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर लंबाई वाला टैनल सॉ का उपयुक्त होता है। विद्युत इलेक्ट्रिशियन के लिए 30 से 40 सेंटीमीटर तक। अगर कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिशियन के लिए हेक्सा ब्लेड या कारपेंटर सॉ ब्लेड की कितनी लंबाई होनी चाहिए, वो 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो सिंपल सा क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पूर्व, मीन्स की माइक्रोमीटर का प्रयोग करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, हाथों से भली भांति साफ कर लेना चाहिए, माइक्रोमीटर की शून्य त्रुटि को समायोजित कर लेना चाहिए, माइक्रोमीटर को कपड़े से साफ कर लेना चाहिए और उपरोक्त तीनों कार्य करने चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो डी ही रहेगा, उपरोक्त तीनों कार्य। क्योंकि माइक्रोमीटर से प्रयोग करने से पहले उसे साफ कर लेना चाहिए। उसकी शून्य त्रुटि जो होती है, जैसे शून्य त्रुटि से मतलब जैसे कोई भी मीटर है, एनालॉग मीटर है, तो जैसे इसकी ये मेन रीडिंग सुई है, शून्य त्रुटि उसको कहा जाता है। अगर ये सुई यहाँ पे ना होके, अपनी पोजीशन में ना होके सुर में यहाँ पे हो, तो उसको शून्य त्रुटि कहा जाता है। अगर इस मशीन को फिर इस सुई को हम दोबारा जीरो पे लगाएं तो उसको हम शून्य त्रुटि ठीक करना कहते हैं। तो ये इसको शून्य त्रुटि कहा जाता है।
जिस वजह को शून्य त्रुटि जो कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो फ्रेंड्स ऐसी नॉलेज के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो, क्योंकि और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए फाइनल क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं, इसमें जो है स्पार्क प्लग आदि का एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अंतर है। स्पार्क प्लग जो होता है उसका एयर गैप नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अंतर कौन सा है? फीलर गेज, वायर गेज, माइक्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, स्पार्क प्लग आदि को एयर गैप नापने के लिए फीलर गेज का प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। तो इसका राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर ए। फिल्टर गेज जो है वो फिलर गेज जो है वो द्वारा एक एयर गैप के गैप पिंड से मापा जाता है। फिलर गेज अभियंत्रों में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। दो पार्टों के बीच जो ये क्लियरेंस को मापता है, जैसे दो पार्टों के बीच क्लियरेंस को ये मापता है फिलर गेज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चनों को दोबारा रिपीट करें। अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं इनका राइट आंसर कल आपको इससे अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।